नमस्कार विद्यार्थियों, श्रीमती मोरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के यूट्यूब चैनल पर एक बार पुनः मैं आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं प्रवक्ता चंद्र प्रकाश गुर्जर। आज की क्लास हमारी बीए द्वितीय वर्ष के छात्रों हेतु इतिहास विषय की होगी। तो आज की क्लास में हम अध्ययन करने वाले हैं तुगलक वंश के शासक मोहम्मद बिन तुगलक के चरित्र और मूल्यांकन के बारे में। कैसा इनका व्यक्तित्व रहता है, कैसा इनका जीवन काल रहता है और कैसी अमिट छाप इन्होंने जो छोड़ी और इतिहासकारों और विद्वानों के मध्य क्या जो मतभेद है, किस तरीके से इनके जीवन को देखा जाता है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो तुगलक वंश के जो शासक है मोहम्मद बिन तुगलक, जिनका शासक 1325 से 51 ईस्वी तक रहता है, और उनके जीवन के बारे में क्या जो जानकारियां हैं, उनमें से जो क्या जीवन में घटनाएं घटित हुई है, उनको मद्देनजर रखते हुए, ध्यान में रखते हुए उनके चरित्र और मूल्यांकन के बारे में हम बात करेंगे। तो जैसा कि हमने पहले भी जो शुरुआत की थी, तो उसके तहत आपको बताया था कि दिल्ली सल्तनत में और दिल्ली के तख्त पर बैठने वाला जो ये मुस्लिम शासक रहता है, सबसे विवादित, विद्वान और विरोधाभासी सुल्तान होता है। हालांकि दिल्ली के तख्त पर बैठने वाला जो आज तक के मुस्लिम शासकों की बात की जाए, तो उन मुस्लिम शासकों में सर्वाधिक प्रखर बुद्धि वाला व्यक्ति ये मोहम्मद बिन तुगलक होता है। और मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में इतिहासकार और विद्वान कभी भी एकमत नहीं हुए। कुछ इतिहासकारों का वर्ग समूह मोहम्मद बिन तुगलक को असफल बताता है। जो इसकी राजनीतिक इच्छा शक्ति है, राजनीतिक जो क्रियाएं, उनको असफल बताया जाता है। लेकिन कुछ विद्वानों और इतिहासकारों का एक वर्ग है जो इसे पूर्ण रूप से सफल बताते हैं। तो आज हम बात करते हैं जो मोहम्मद बिन तुगलक के चरित्र और मूल्यांकन के बारे में। तो बात की जाए तो ये जो है, इसमें विरोधी तत्वों का सम्मिश्रण रहता है। जो हमने बात की है यहाँ पे विरोधाभास यानी विरोध रहता है विद्वानों में। कुछ विद्वानों का समूह तो ये कहता है कि ये चीज़ें इसमें प्रमुखता से थी, और दूसरा कहता है कि ये चीज़ प्रमुखता से थी। तो बात की जाए विरोधी तत्वों का सम्मिश्रण में, तो एक वर्ग तो कहता है ये जो उनके नज़रिए में प्रतिभाशाली भी था, और दूसरा इसे पागल भी बताता है कि मोहम्मद बिन तुगलक में पागलपन के अंश भी रहते थे, और प्रतिभाशाली शासक भी था, और आदर्शवादी शासक भी था, और कल्पना लोक में विचरण करने वाला शासक था। यानी यथार्थ पे भी विश्वास करता था, लेकिन ज़्यादातर कल्पनाओं में भी रहता था। ये विरोधी तत्व है इसमें, जो दोनों चीज़ें एक बार में दिखाई देती है। और रक्त पिपासु और प्रजा पीड़क यानी खून का प्यासा था। कुछ लोग कहते हैं कि अमीरों जनता पे इसने क्रूर अत्याचार किए थे, और दूसरी तरफ देखते हैं कि ये लोक कल्याणकारी शासक भी रहता है। अब बात करते हैं, जो हमने बात की कि जो ये बहुत बड़ा विद्वान था, लेकिन विवादित और विरोधाभासी सुल्तान रहता है। तो इसकी बात की जाए तो इसको कई भाषाओं का ज्ञान था, जिसमें मुख्यतः देखा जाए तो फारसी और अरबी भाषा का ये ज्ञाता था, और इसे बहुत अच्छी समझ और ज्ञान इसकी अरबी भाषा की थी। और बात की जाए इसके जो बुद्धिमत्ता और उसके अलावा जो अन्य ज्ञान की बात की जाए, तो दर्शन का ये जानकार था, नीति शास्त्र का ये जानकार था, विज्ञान का जानकार था, ज्योतिष का जानकार था, गणित का जानकार था, और तर्कशास्त्र का ज्ञाता था। और कहते हैं कि इसकी स्मरण शक्ति भी बहुत अच्छी थी, यानी जो चीज़ इसे एक बार बता दी जाती वह ये तुरंत याद कर लेता था। और कहते हैं कि ये जब अपने फरमान जारी करता था, जो आदेश जारी किए करते थे, तो ये खुद स्वयं उसे अपने हाथों से लिखता था। ये इसकी आदत थी। और धर्म के बारे में कहा जाता है कि जो हिंदुओं के प्रति या इसमें धर्मांधता देखने को अपने को नहीं मिलती, धर्मांधता। और ये कहते हैं कि जो हिंदुओं के त्यौहार होते हैं, जो होली, दीपावली, उनको मनाने वाला जो सबसे पहला मुस्लिम शासक था, जो हिंदुओं के त्योहारों में सम्मिलित होता है। अगर प्रतियोगिता परीक्षा की दृष्टि से देखा जाए, तो उससे के लिहाज से भी आपके लिए महत्वपूर्ण साबित होगा कि ऐसा कौन सा शासक था जो हिंदुओं के त्योहारों में भाग लेता था। तो ये मोहम्मद बिन तुगलक था। और ये कहते हैं कि अच्छा साहित्यकार, आलोचक और अच्छा प्रवक्ता था। साहित्य की इसे बहुत अच्छी समझ थी, और आलोचक भी था, यानी जो तुलनात्मक अध्ययन करने में काफ़ी समर्थ था, और अच्छा प्रवक्ता यानी बोलने में अच्छा प्रवक्ता था। इब्न बतूता इसके चरित्र की सबसे बड़ी विशेषता बताते हैं। इब्न बतूता जो अफ्रीकी राजदूत है, जो भारत आते हैं उस वक्त, और इन्हें जो मुख्य काजी भी इनके द्वारा नियुक्त किया जाता है, और अपना राजदूत बनाकर चीन के शासक तोमर के दरबार में भी भेजा जाता है।
तो इब्न बतूता इसके चरित्र की मुख्य विशेषता बताते हैं कि इनमें दयालुता व दानशीलता दोनों गुण जो दिखाई देते हैं, और कहते हैं कि दयालुता इतनी और दानशीलता इसमें इतनी थी कि ये दान देते वक्त किसी तरह का फ़र्क नहीं करते थे कि कौन किस धर्म से है या किस धर्म से नहीं है। ये चीज़ें उनके लिए मायने नहीं रखती थी, और हिंदू और मुसलमान चाहे कोई भी हो उसे मुक्त हस्त से ये दान देते थे। अब बात करते हैं दुर्गुण, जो सामाजिक बुराइयां हैं। अगर बाकी के सुल्तानों की बात की जाए तो उस वक्त जो राजतंत्र के दौरान जो निरंकुश राजतंत्र था, तो ऐसे दुर्गुणों से बच पाना मुश्किल था, लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक ऐसे दुर्गुणों से बचे। सुरा और सौंदर्य, जो दारू और जो सौंदर्य है, उन ऐसी जो दुर्गुण है उनसे ये दूर रहते हैं। मद्यपान जो दारू है उसका नशा भी ये नहीं करते हैं। और भोग विलास, जो भोग विलास है, अत्यधिक सुख, जो आनंद की प्राप्ति है, उससे अलग रहते हैं। राजसी ठाट बाट यहाँ उसका भोग विलास यहाँ इनके द्वारा नहीं किया जाता। और कहते हैं कि गुरुजन और स्त्रियों का भी बहुत सम्मान इनके द्वारा किया जाता है। अब इनमें ये गुण भी पाए जाते हैं कि इसमें धर्मांधता बिल्कुल नहीं होती है, किसी भी धर्म को तवज्जो इनके द्वारा नहीं दी जाती। और कहते हैं इस्लाम के बहुत बड़े ये ज्ञाता थे, और बड़े बड़े उलेमाओं जो धर्मगुरु होते थे उनके भी पसीने इनके सामने छूट जाते थे, और उलेमा वर्ग पे इनके द्वारा ज़बरदस्त नियंत्रण किया गया, और उनको सामान्य व्यक्ति की तरह ही सज़ा दी गई अगर किसी तरह का अपराध उनके द्वारा किया जाता है। कट्टरता यहाँ बिल्कुल देखने को नहीं मिलती है किसी धर्म के व्यक्ति के प्रति, जो इनके मन में हीन भावना नहीं रहती है, संकीर्णता, छोटे विचार इनके नहीं रहते हैं, सांप्रदायिकता, इन चीज़ों का अभाव यहाँ रहता है, और इन चीज़ों से मोहम्मद बिन तुगलक ऊपर उठे हुए रहते। अब इसका दूसरा पक्ष देखा जाए तो ये तो सकारात्मक पक्ष था, और नकारात्मक पक्ष भी रहता है। जैसे एल्फिंस्टन के द्वारा कहा जाता है कि मोहम्मद बिन तुगलक में पागलपंथ का अंश था, और बर्नी व इब्न बतूता के द्वारा मोहम्मद बिन तुगलक की जो नकारात्मकता को प्रदर्शित किया गया, और बर्नी और इब्न बतूता के द्वारा इसे असफल शासक घोषित किया गया है। आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव है जो मध्यकालीन जो भारत है उसके इतिहासकार है, उनके द्वारा भी इस पर आरोप लगाए गए। ईश्वरजी प्रसाद व स्मिथ के द्वारा। अब इन अलग अलग इतिहासकारों के द्वारा क्या क्या बातें की गई है उसके बारे में हमें बात करेंगे। अब बात की जाए अगर, तो एल श्रीवास्तव कहते हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक जो साधारण अपराध होते थे उनके लिए भी कठोर से कठोर सजाएं देते थे। उनका मानना था आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव का कि मोहम्मद बिन तुगलक है जो साधारण और गंभीर अपराधों में फ़र्क, जो अंतर महसूस नहीं कर पाते थे, इसलिए साधारण अपराधों के लिए उनके द्वारा कड़ी से कड़ी सजाएं दे दी जाती थी। अब बात करते हैं ईश्वरी प्रसाद और स्मिथ, इनके द्वारा क्या कहा जाता है कि मोहम्मद बिन तुगलक में विरोधी तत्वों का सम्मिश्रण देखने को मिलता है। जो विरोधी तत्व है, विरोधी गुण है, उनका सम्मिश्रण यानी ये मिले हुए दिखाई देते हैं, ये बात इनके द्वारा कही जाती है। और इनके द्वारा डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद है, इनके द्वारा भी कहा जाता है कि रक्त पिपासु, जो मोहम्मद बिन तुगलक पे रक्त पिपासु होने का आरोप जो उलेमाओं वर्ग के द्वारा यानी जो धर्मगुरुओं के द्वारा लगाया जाता है, इसका मुख्य कारण देखा जाए तो ये रहता है कि उलेमाओं की उपेक्षा, जो उलेमा वर्ग है उनकी उपेक्षा इसके द्वारा मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा की जाती है, और उन्हें सामान्य व्यक्ति का ही दर्जा इसके द्वारा दिया जाता है। और धर्म के हस्तक्षेप को इनके द्वारा राजनीति में समाप्त कर दिया जाता है, ये इनका मानना रहता है। अब बात करते हैं शासक के रूप में कितना सफल रहता है, तो शासक के रूप में देखा जाए तो इसे असफल घोषित कर दिया जाता है। इसे असफल क्यों घोषित कर दिया जाता है, मुख्यतः बात की जाए तो इसके द्वारा जो मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा जो निरंतर योजनाएं बनाई थी, चाहे आप उसे राजधानी परिवर्तन वाली योजना ले लो, मुद्रा है, मुद्रा का जो नई मुद्रा का प्रचलन इसके द्वारा किया जाए, कराचिल का अभियान रहता है, दोआब क्षेत्र का अगर कर वर्दी की देखी जाए तो ये योजनाएं मूल रूप से जब असफल हो जाती है, तो अगर ऐसे शासक के रूप में देखा जाए तो ये यहाँ असफल होता है। लेकिन इसके पीछे मुख्य कारण माना जाता है उलेमा, अमीर वर्ग और अधिकारियों की, उनकी इच्छा शक्ति नहीं थी, और उनसे टकराव की स्थिति में मोहम्मद बिन तुगलक की जो अगर अधिकारी और परिस्थितियां कहते इसके पक्ष में होती तो ये योजनाएं कभी विफल होने वाली नहीं थी। और मुख्यतः
उन्हीं पे इसका आरोप लगाया जाता है कि अमीर अधिकारी और परिस्थितियों की वजह से ही ये इसकी योजनाएं असफल रह जाती है और इसे अलोकप्रिय शासक का ताज जबरदस्ती पहना दिया जाता है। मूलतः मुख्य रूप से देखा जाए तो मोहम्मद बिन तुगलक का शासनकाल काफ़ी अच्छा रहता है। मोहम्मद बिन तुगलक काफ़ी बुद्धिजीवी और विवेकशील सुल्तान होते हैं, लेकिन परिस्थितियों और अधिकारियों की वजह से इन्हें अलोकप्रिय बना दिया जाता है और ये लोक कल्याणकारी जनहितकारी जो भावनाओं से प्रेरित है, जनता के लिए इनके द्वारा काफ़ी कुछ प्रयास किया जाता है और जन कल्याण के कार्य खूब किया जाता है। लेकिन वो बात अलग है कि कभी कभार जो साधारण अपराधों के लिए जो कठोर और कड़ी सजाएं इनके द्वारा दे दी जाती है। अगर बात की जाए मध्यकालीन राजतंत्र में तो उस वक्त की बात की जाए तो उस वक्त सजाएं इस तरीके से ही होती, जो छोटी छोटी बातों के लिए कठोर सजाएं दे दी जाती थी। और ये एक इनकी अगर मूल बात देखी जाए तो इनमें उत्तेजना थी और धैर्य का अभाव था, जिस वजह से इनकी योजनाएं काफ़ी असफल हो जाती है। मोहम्मद बिन तुगलक की अगर बात की जाए, जब फिरोज शाह तुगलक के पश्चात मोहम्मद बिन तुगलक शासक बनते हैं, दिल्ली के तख्त पर बैठते हैं, उस समय बात की जाए तो इनका साम्राज्य खूब बड़ा था। और जब अंत की बात की जाए तो अंत तक इनके रहते हुए ही जो इनकी मृत्यु से पहले साम्राज्य काफ़ी विखंडित हो जाता है और साम्राज्य सिकुड़कर छोटा हो जाता है। कई जो स्वतंत्र राज्यों का उदय हो जाता है और राजकोष काफ़ी रिक्त हो जाता है। ये इनकी कमजोरियां रहती है, लेकिन कमजोरियों के साथ साथ अगर इनकी अच्छाइयों को देखी जाए तो अच्छाइयां भी इनमें बहुत रहती है। और दोनों का तुलनात्मक अध्ययन किया जाए तो मोहम्मद बिन तुगलक का जो शासनकाल है काफ़ी अच्छा रहता है। और ऐसे समय बहुत ध्यान रखना पड़ता है, मोहम्मद बिन ऐसे जो शासक होते हैं उनकी बहुत सतर्कतापूर्वक और सावधानी पूर्वक है जो इनका मूल्यांकन किया जाता है। ऐसे सीधी किसी बातों को आधार बनाकर ये नहीं कहा जा सकता कि मोहम्मद बिन तुगलक का शासनकाल बेकार रहा था, ये धर्मांध थे नहीं थे। अभी बात की जाए तो इतिहासकारों और विद्वानों में काफ़ी मतभेद है कि मोहम्मद बिन तुगलक का जो चरित्र कैसा था, इसमें इतिहासकार और विद्वान भी एकमत आज तक नहीं हो पाए। और सबसे ज़्यादा विवादित जो किरदार रहता है, सबसे ज़्यादा दिल्ली सल्तनत वो मोहम्मद बिन तुगलक का ही रहता है। तो एक बार हम पुनः इसका रिवीजन करते हैं, इसको दौरान के दौरान देखते हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक का चरित्र और मूल्यांकन के तहत हमने बात की कि ये सबसे ज़्यादा विवादित विद्वान और विरोधाभासी सुल्तान रहता है और इसमें विरोधी तत्वों का सम्मिश्रण रहता है। और विरोधी तत्वों का सम्मिश्रण ये बात कही थी डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद ने ये बात और स्मिथ ने ये बात कही थी। और विरोधी गुणों की बात की जाए तो दोनों गुण इसमें नकारात्मक और सकारात्मक दोनों गुण एक साथ देखने को पाए जाते हैं। लेकिन वो कहते हैं कि कभी कभी विकट परिस्थितियों में ऐसे गुण प्रकट किए जाते हैं। और इसमें मोहम्मद बिन तुगलक को गुस्सा काफ़ी आता था, जिस वजह से इसमें विरोधी तत्वों को, विरोधी गुणों को देखने को मिलते हैं अपने को। ये प्रतिभाशाली था तो अथवा पागल था, ये बात आज तक इतिहासकार इसमें मतभेद, आदर्शवादी था, कल्पनावादी था, रक्त पिपासु प्रजापीड़क था या लोक कल्याणकारी था, प्रखर बुद्धि वाला शासक था। ये बात तो हमने पहले जिक्र किया है इसका कि दिल्ली सल्तनत के सिंहासन पर बैठने वाले शासकों में सबसे ज़्यादा विवेकशील और बुद्धिमान शासक ये रहता है। और अरबी फारसी भाषाओं का अच्छा ज्ञान था इसे, और भी इसके अलावा दर्शन, नीति विज्ञान, ज्योतिष, गणित, तर्कशास्त्र का ज्ञाता था। स्मरण शक्ति बहुत ही अच्छी थी इसकी बात की जाए तो, और अच्छा साहित्यकार, आलोचक और अच्छा प्रवक्ता भी ये रहता है। इब्न बतूता ने बताया कि इसके जो चरित्र की मुख्य विशेषता, इसके दो गुण रहते हैं, दयालुता और दानशीलता इसमें रहती है। सुरा, सौंदर्य, मदपान, भोग विलास जैसे दुर्गुणों से यह दूर रहता है। गुरुजनों और स्त्रियों का सम्मान इसके द्वारा किया जाता है और न्यायप्रिय शासक रहता है। कहते हैं एक बार जब मोहम्मद बिन तुगलक ने खुद काजी से कोड़े खाए थे, न्याय के मामले में ये इतना न्यायप्रिय था कि किसी तरह का हस्तक्षेप नहीं करता था और किसी तरह का भेदभाव इसके द्वारा नहीं किया जाता था न्याय के तहत। और साहसी योद्धा की बात की जाए तो ये एक वीर योद्धा था। इसके द्वारा कई जो अपने साम्राज्य का विस्तार किया गया, कई विद्रोहों का दमन किया गया और कई सैनिक कार्रवाई इसके द्वारा
की जाती है। और ये जो दुर्गुण है ये भी इसमें नहीं पाए जाते। धर्मांधता इसमें बिल्कुल नहीं रहती है, कट्टरता नहीं रहती है, संकीर्णता नहीं रहती है और सांप्रदायिकता के बाद धर्म। तो बात की जाए तो इसने अपने समय में जो अमीर वर्ग में जो हिंदुओं को भी जगह दी थी, अफगानों को भी जगह थी और मंगोल व्यक्तियों को भी इसके द्वारा जगह दी जाती है। और जो यहाँ काबिलियत होती है, जो अच्छे व्यक्ति होते हैं उनको बराबर इनके द्वारा मौका दिया जाता है। और नकारात्मक पक्ष में बात की जाए तो बर्नी और इब्न बतूता ने भी इसका विरोध किया कि ये एक रक्त पिपासु और अत्याचारी शासक इसे बताया गया। एल्फिंस्टन की बात करें तो एल्फिंस्टन ने कहा कि मोहम्मद बिन तुगलक में पागलपन का अंश था। और एल श्रीवास्तव ने बताया कि ये साधारण अपराधों और गंभीर अपराधों में फ़र्क जो अंतर महसूस नहीं कर पाता था, इसी वजह से साधारण अपराधों के लिए कड़ी से कड़ी सजा देता था। और ये इसमें बौद्धिकता की जो कमी ये बताते हैं एल श्रीवास्तव। और ईश्वरदीप प्रसाद और स्मिथ ने कहा कि विरोधी गुणों का सम्मिश्रण इसमें देखने को मिलता है, यानी दोनों गुण इसमें एक साथ मिलते हैं। दयालु भी होता है तो कठोर भी ये होता है। शासक के रूप में जो इसे असफल बताया गया, क्योंकि जब ये सिंहासन पर बैठा तो अच्छी खासी जो इसके साम्राज्य था और वही साम्राज्य सिकुड़कर अंतिम समय में छोटा हो जाता है, राजकोष रिक्त हो जाता है और निरंतर कई जगह विद्रोह होने लगते हैं और इसकी योजनाएं भी असफल हो जाती है। अगर इसका तुलनात्मक अध्ययन किया जाए तो मोहम्मद बिन तुगलक देखा जाए तो एक अच्छा शासक और सुल्तान रहता है। तो बोलिए, यहाँ तक आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो, किसी तरह की समस्या हो, शंका हो तो आप निसंकोच पूछ सकते हो। और आपके सुझाव भी आमंत्रित है। किसी तरह का आप सुझाव देना चाहते हैं या किसी चीज़ को विस्तृत रूप से पढ़ना चाहते हो तो आप अपने सुझाव भी भेज सकते हो, जो अपने शैक्षणिक व्हाट्सएप ग्रुप है उस प्लेटफॉर्म के माध्यम से। और आज हमने जो तुगलक वंश के शासक मोहम्मद बिन तुगलक को पूरा पढ़ लिया है और उसके पश्चात कल की क्लास में हम जो फिरोज शाह तुगलक को पढ़ेंगे। और अगर तुगलक वंश में बात की जाए तो 3 शासकों में मूल रूप से पढ़ा जाता है और जो परवर्ती तुगलक शासक होते हैं उनके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं रहता है, उनका जो किरदार इतना नहीं रहता है। तो इसमें जो फिरोज शाह तुगलक है उनको हमने पढ़ लिया, मोहम्मद बिन तुगलक को पढ़ लिया, गयासुद्दीन तुगलक को सबसे पहले पढ़ा था, उसके पश्चात हमने जो मोहम्मद बिन तुगलक को पढ़ लिया। अब फिरोज शाह तुगलक को पढ़ने के पश्चात हम जो सैयद वंश है और लोधी वंश को पढ़ते हुए जल्दी ही मुगल काल तक पहुँच जाएंगे। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही और सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद।